दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, आज अपन बात करते हैं मेवाड़ में जो आगे राजा हुए उनकी। आज की क्लास अपनी आधारित रहेगी महाराणा कुंभा पर। ठीक है, कोशिश करेंगे कि इसी क्लास में महाराणा कुंभा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, थोड़े फैक्ट ज़्यादा है। महाराणा कुंभा एक महान राजा था, महान योद्धा था, बहुत ही यानी उसकी जो उपलब्धियां रही है महाराणा कुंभा की, तो इसलिए इसके फैक्ट भी ज़्यादा रहते हैं। साहित्यिक उपलब्धियां भी रही है, राजनीतिक उपलब्धियां भी रही है। ठीक है, तो इसकी अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मुझे लगता है कि क्लास शायद कंप्लीटली महाराणा कुंभा पर आधारित रहेगी, और अगर हो सका तो इस क्लास में कंप्लीट कर लेंगे या फिर नेक्स्ट क्लास में महाराणा कुंभा कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज अपन बात करते हैं महाराणा कुंभा की। देखिए, महाराणा कुंभा की बात करें तो 1433 से 1468 तक इनका टाइम पीरियड रहा था, यह शासनकाल रहा था। ठीक है, 1433 से 1468 तक। देखिए, थोड़ा सा टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि जो राजा थे महाराणा कुंभा, ये भी इंपॉर्टेंट राजा रहे हैं मेवाड़ में। काफी अच्छा वर्चस्व था, यानी पूरे भारत में काफी अच्छा वर्चस्व था कुंभा के समय मेवाड़ का। ठीक है, साहित्यिक उपलब्धियां भी काफी रही है और राजनीतिक उपलब्धियां भी काफी रही है। ठीक है, पिता इनके मोकल थे और माता इनकी सौभाग्यवती परमार थी। ठीक है, मोकल की पिछली क्लास में अपन बात किए थे। मोकल को जो चाचा मेरा और महफा पंवार ने मार दिया था, तो उस समय अपन बात किए थे। पर कुंभा भी इसके साथ ही था। जिलवाड़ा में हत्या कर दी गई थी मोकल की। ठीक है, चाचा मेरा और महफा पंवार के द्वारा। ठीक है, इधर जो मोकल अहमद शाह से लड़ने जाता है, गुजरात वाले जो अहमद शाह से, उस समय हत्या कर दी गई थी। लेकिन कुंभा भागकर अपनी दादी हंसाबाई के पास आ जाता है और एक बच जाता है। ठीक है, देखिए, कुंभा के जो पिता मोकल थे और माता सौभाग्यवती परमार थी। ये थोड़ा सा नाम ध्यान रख लेना, पेरेंट्स के नाम पूछ ले जाते हैं, बड़े जो शासक होते हैं उनके कभी कभी पूछ ले जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब मोकल की हत्या कर दी जाती है जिलवाड़ा राजसमंद में, तो कुंभा कम उम्र में ही शासक बनता है। ठीक है, यानी मोकल की हत्या कर दी जाती है, तो भाई राजा कौन बनेगा अगला? तो कुंभा राजा बनता है। कुंभा यानी उस समय मैच्योर नहीं था। ठीक है, तो फिर इसका संरक्षक की बात आती है। ठीक है, तो देखिए, संरक्षक इसका भी रणमल को बनाया जाता है। ठीक है, रणमल को इसका संरक्षक बनाया जाता है। देखिए, जो रणमल था ये मोकल का मामा था। ठीक है, मोगल का मामा था, ध्यान रखना। हंसाबाई का भाई, हंसाबाई का बेटा भाई जो मोकल था, तो मोकल का मामा हो गया, यानी अपने पिता का मामा, यानी कुंभा के पिता का मामा था रणमल। तो हंसाबाई वापस याद करती रणमल को, भाई ठीक है, तू पहले मोकल का संरक्षक बना था, पहले चुंडा था मोकल का संरक्षक, फिर भाई रणमल बना था, और तू एक बार वापस कुंभा की भी देखभाल कर, या कुंभा का भी भाई सपोर्ट कर। ठीक है, तो रणमल आता है मेवाड़ में। देखिए, कुंभा इतना मैच्योर नहीं था कि भाई अपने पिता मोकल की हत्या का बदला ले सके। ठीक है, तो भी देखिए, रणमल आता है इधर मेवाड़ में, और फिर पता लगा था भाई कौन कौन थे भाई मोकल को मारने वाले। तो फिर ये पता लगा था चाचा मेरा और महपा पंवार, एक का नाम का बंदा और था। ठीक है, तो थोड़ी सी बात करेंगे आगे। तो रणमल की सहायता से कुंभा, ठीक है, रणमल की सहायता से कुंभा अपने पिता मोकल की हत्या का बदला लेता है। ठीक है, रणमल की सहायता से कुंभा अपने पिता मोकल की हत्या का बदला लेता है, चाचा और महपा पंवार को मारता है। ठीक है, कुंभा रणमल की सहायता से चाचा और महपा पंवार को मार के अपने पिता की हत्या का बदला लेता है। देखिए, सॉरी, चाचा और मेरा को मार के महपा पंवार बच के निकल जाता है। ठीक है, कुंभा रणमल की सहायता से चाचा और मेरा को मार के और मोकल की हत्या या अपने पिता की हत्या का बदला लेता है। यहां से बच के महपा पंवार और एक का नाम का बंदा था। ठीक है, महपा पंवार की अपन बात कर चुके हैं। महपा पंवार बच जाता है इनसे, और ये जो एक का है ये भी बच जाता है। ये दोनों लोग, महपा पंवार और जो एक का, ये भाग के मालवा चले जाते हैं। ठीक है, मालवा चले जाते हैं। महमूद खिलजी फर्स्ट के पास भागकर चले जाते हैं मालवा में। ठीक है, महमूद खिलजी फर्स्ट के पास चले जाते हैं, महपा पंवार और एक का। ठीक है, ध्यान रखना, ये रणमल की सहायता से कुंभा इनको मार देता है, चाचा और मेरा को। देखिए, अब मेवाड़
में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेता है रणमल, इन रणमल की सहायता से इन मोकल के हत्यारों को मार दिया जाता है। तो फिर भाई जाहिर सी बात है, रणमल का मेवाड़ दरबार में यानी वर्चस्व बढ़ गया था। ठीक है, मेवाड़ दरबार में रणमल का यानी प्रभाव बढ़ गया था। अब रणमल, अब जो यहाँ के जो लोग थे, ये जो मेवाड़ वाले थे, इन पर अपना रोब जमाने लग गया था। ठीक है भाई, देखिए अब यहाँ पर जो रणमल था मारवाड़ का राठौड़ था। ठीक है, रणमल मारवाड़ का राठौड़ था, और मेवाड़ में जो ये गुहिल थे, गुहिल बोलते तो आगे फिर अपन बात कर चुके हैं कि हम्मीर के टाइम से सिसोदिया हो गई थी। ठीक है, हम्मीर से सिसोदिया सागा की स्थापना हो गई थी। तो एक प्रकार से यहाँ पे जो सिसोदियों का शासन था मेवाड़ में, और जो रणमल था मारवाड़ का राठौड़ था। अब देखिए जो रणमल खुद की यानी खुद का अधिकार चलाने लग गया था, भाई जैसे मैं कहूँ वैसा होना चाहिए। और इधर जो सिसोदिया को एक जो नेता था सिसोदियों का, ठीक, जो चुंडा का भाई था, वो भी इधर उसको भी परेशानी होने लग गई थी रणमल से। देखिए जो सिसोदियों का जो नेता था, चुंडा का भाई था, राघव देव था। ठीक है, रणमल और राघव देव के बीच में बनना बंद हो गई थी। राघव देव जो सिसोदियों का नेता था, वो तो चाहे भाई जो मेवाड़ पर तू क्यों फालतू में कमेंटबाजी कर रहा है, ठीक, तू क्यों अधिकार चला रहा है, भाई जो तेरा काम था कि कुंभा की हेल्प करना, तू कर चुका है, जो मोकल के हथियारों की बदला ले चुका है, अब तू जा सकता है मारवाड़। लेकिन रणमल को लगे कि भाई अपने साथ तो हंसा भाई है, ठीक, तो हंसा भाई जब तक अपने साथ रहेगी तब तक अपने का अपना कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इसको इस प्रकार की उम्मीद थी रणमल को। देखिए इन दोनों के बीच में जब बनना बंद हो गया राघव देव और रणमल के बीच, तो रणमल को लगा अगर क्यों ना इस राघव देव को रास्ते से हटा देते हैं। तो ये रणमल राघव देव को मार देता है। ठीक है, रणमल राघव देव को मार देता है। तो रणमल सिसोदियों के नेता राघव देव की हत्या कर देता है। ये राघव देव था चुंडा का भाई था। ठीक है, ये ध्यान रखना। देखिए अब जब हंसाबाई को लगा भाई यार ये तो थोड़ा गलत हो रहा है, अब रणमल की इच्छा और आगे बढ़ रही थी, यानी रणमल का जो लालच और आगे बढ़ रहा था। रणमल अब धीरे धीरे चाह रहा था कि भाई मैं क्यों ना कुंभा को मार दूं, ये कुंभा की हत्या कर दूं और पूरे मेवाड़ का राजा बन जाऊं। देखिए रणमल की एक गर्लफ्रेंड थी मेवाड़ में, भारमली। ठीक है, रणमल यहाँ पे भारमली को भी पटा लिया था। इसकी गर्लफ्रेंड थी, प्रेमिका थी भारमली। भारमली को एक दिन नशे नशे में कहता है रणमल कि अब तू जल्दी ही मेवाड़ की रानी बनने वाली है। भारमली को लगा भाई यार ये नशे नशे में क्या बात बोल रहा है, ये एक अजीब सी बात है कि भाई मैं यहाँ की रानी कैसे बनूंगी मेवाड़ की। भारमली पूछती है रणमल से कि ये क्या बात है। तो रणमल कहता है कि भाई मेरा प्लान है कि मैं कुंभा को मार के और मेवाड़ का राजा बन जाऊंगा, और तू भाई मेरी प्रेमिका है तो मैं तेरे से शादी कर लूंगा, तू यहाँ की रानी बन जाएगी, महारानी बन जाएगी। अब भारमली को लगा यार भाई क्यों ना, भाई क्यों, यानी रणमल मेरे से प्यार करता है, मैं ये प्रेम करता है मेरे से, मैं भी रणमल से बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, प्यार करती हूँ, प्रेम करती हूँ। ठीक, तो लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि मेवाड़ को नुकसान पहुंचा देगा। ठीक है, प्रेम प्रेम की जगह है, अपनी जो रियासत है, राजा है, वो अपनी जगह है, लेकिन ये मेवाड़ के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। भारमली हंसाबाई के पास जाती है, हंसाबाई को पूरी कहानी बताती है, भाई जो रणमल है इस प्रकार की प्लानिंग कर रहा है और ये आगे अब कुंभा को मार के मेवाड़ का राजा बनना चाहता है। हंसाबाई कहती भाई ऐसा तो नहीं कर सकता, तू झूठ बोल रही है। भारमली विश्वास दिलाती है, भाई उसने मुझे खुद बताया है, ये बात खुद बताया आगे कि भाई आगे तू रानी बन जाएगी और मैं राजा बन जाऊंगा और मैं कुंभा को मारूंगा। हंसाबाई को और विश्वास दिलाती है भारमली कि अगर ये ऐसी बात नहीं हो तो मुझे चाहे आप जो सजा दो वो मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। हंसाबाई को लगा यार पहले भी इस प्रकार की जो घटना कर चुका है, राघव देव को मार दिया पहले, तो ये कर सकता है ऐसा। हंसाबाई को डर लग रहा था
कि भाई इसको अगर अपन जाके मना करें रणमल को इस प्रकार से, भाई तू ऐसा मत करना, तो वो 10 दिन बाद में करे तो वो 10 दिन पहले कर दे, ठीक है। 10 दिन बाद में जो ये घटना को अंजाम दे तो ये कल दे देगा इस प्रकार की घटना को अंजाम। तो अपन चुपचाप रहते हैं और अंदर ही अंदर जो भी प्लानिंग तैयार करती है हंसाबाई ने। हंसाबाई उधर मैसेज करवाती है चुंडा के पास, चुंडा जो मालवा गया हुआ था होशंग शाह के पास, ठीक है, अपन पहले बात कर चुके हैं। चुंडा के पास जो पत्र वगैरह भेजती है हंसाबाई, जो भी भाई आपको इतने दिन गए हुए हो गए, मैं आपकी सौतेली माँ हूँ, तो मेरे से गलती हो गई, आपको वापस आ जाना चाहिए। चुंडा को खुद को भी लग रहा था भाई यार मैं यहाँ पे परेशान हो रखा हूँ, मुझे भी जल्दी जाना चाहिए, और क्यों नहीं आपसे यानी बुलावा आया है मेवाड़ से, तो जल्दी ही जाना चाहिए। तो फिर ठीक है, जल्दी से जल्दी अपने ट्रेन पकड़ता है चुंडा और इधर मेवाड़ आ जाता है। मेवाड़ आने के बाद चुंडा को भारत यानी हंसाबाई पूरी जो कहानी बताती है भाई ये प्लानिंग है इसकी, और पहले भी राघव देव की हत्या कर चुका है। चुंडा कहता है भाई इसके के बाप की थोड़ी जमीन है या बाप की थोड़ी रियासत है रणमल के, भाई जो इसकी आवश्यकता थी, जहां तक आवश्यकता थी वो उसने कर दी, अब लेकिन इसका ज्यादा लालच बढ़ रहा है तो इसको अपन रोक लेंगे। लेकिन मेवाड़ वालों को भी लगता था भाई रणमल थोड़ा लड़ने में माहिर आदमी है, ब्रिलियंट आदमी है लड़ने में, 2-4 को तो वैसे ही सल्टा देगा ही, इससे लड़ा नहीं जा सकता अकेले से, तो यानी अकेले कोई लड़ नहीं सकता इससे। तो प्लानिंग करते हैं, भारमली से बात करते हैं मेवाड़ वाले या चुंडा वगैरह जो हंसाबाई थी, भारमली को तैयार करते हैं कि भाई तू जब इतनी ही बात बता दी है तो तू थोड़ी सी और हेल्प कर मेवाड़ की, भाई तू आज इसको नशे में टल्ली कर देना या तू दारू वारू ज्यादा पिला देना रणमल को, भाई तेरा जो एक प्रेमी है तो तेरी मान लेगा बात, और इसको नशे में करके आज रात में इसको मारेंगे। अब भारमली को लगा भाई यार है तो मेरा प्रेमी, लेकिन मेवाड़ के लिए मैं ये कर दूंगी, ठीक है। शाम को आता है रणमल, थोड़ा बहुत नशे में था और खाना वाना डालने के लिए कहता है भाई थाली लगा दी अपनी। भारमली कहती है भाई आज इतने जल्दी थाली, कभी यानी आप बाहर पी के आते हो डेली, आज कम से कम थोड़ा बहुत मेरे साथ भी पीजिए। रणमल को लगा यार बंदी थोड़ी रोमांटिक है, थोड़ा सा लगा लेते 2-4 पैक। भारमली को कहता है ठीक है भाई लगा 2-4 पैक, पी लेंगे, तेरे साथ भी पी लेंगे। भारमली लगाती है पैक 2-4 की जगह 10-5 लगा देती है। रणमल फुल नशे में हो जाता है और रणमल अचेत होकर चारपाई पे लेट जाता है, फुल नशे में हो जाता है। भारमली इशारा करती है जो ये सिसोदिया नेता थे या जो लोग थे, भाई आ जाओ, नशे में हो गया, अचेत हो गया, टल्ली हो गया है। ये जो लोग थे इसकी छाती पे बैठ, यानी इनको डरता है ये नशे में भी 2-4 को सल्टा देगा, तो इसको पहले चारपाई पे बांधते, नशे में हो रखा था उसको भी चारपाई पर बांधते हैं हाथ पैरों को, और फिर इसकी छाती पे चेस्ट पे बैठ के चाकुओं से तलवारों से वार करते हैं। ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि ये नशे में था, बंधा हुआ था, तो भी जो इसकी छाती पर बैठा था उसको लेके डायरेक्ट खड़ा हो गया था, ठीक है, और दीवार पे बिठा के मार दिया था। लेकिन जो लोग बहुत सारे थे या फिर जो तलवारों से और जो हथियार थे उनसे इसको मार दिया था, ठीक है। वहां पर जो मेवाड़ मारवाड़ के और भी लोग थे भाई, जो रणमल का प्रभाव बढ़ चुका था मेवाड़ दरबार में, तो मारवाड़ के और भी लोग थे, इसके जो बेटा था जोधा था, इसके और भाई बंधु थे वो भी मेवाड़ में आ रखे थे, इसने बुला लिया था, यानी रणमल ने मारवाड़ वालों को भी बुला लिया था भाई यहाँ पे अपन पार्टी वार्टी करेंगे, बड़ी रियासत है यहाँ पे मजे लेंगे, आप यहाँ आ जाओ। तो इसके बेटे वगैरह सब थे, दरबार चल रहा था, दरबार में भाई संगीत वगैरह चल रहा था, जोधा वगैरह मजे ले रहे थे। कोई जो कविता जो संगीतज्ञ था जो मारवाड़ी अंदाज में गाना यानी जो राग गाता है और जो जोधा को बताता है कि जो संगीत की धुन के आधार पे जोधा भाग सके तो भाग और रणमल मारियो जाए, या जोधा भाग सके तो भाग सके तो भाग तेरो रणमल मरियो जाए, यानी कि भाई जोधा तू जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भाग जाए यहाँ से मेवाड़ छोड़ के, जो रणमल तो मारा गया है, ठीक है। तो जोधा को बात पल्ले पड़ जाती है, और जो मारवाड़ के थे, हालांकि इनका प्लान था मेवाड़ वालों का भी, पर सभी जो मारवाड़ के जो राठौड़ लोग हैं यहाँ पे मेवाड़ में उन सबको चुन चुन के मारेंगे, ठीक है। यहाँ से चप्पले उपले लेते, जूते चप्पल उठाते जल्दी से और यानी मारवाड़ की तरफ भागते हैं, ठीक है। फुल जितनी कैपेसिटी थी उस स्पीड में मारवाड़ वाले भागते हैं, जो मारवाड़ की तरफ जोधा भी भागता है, और जोधा बीकानेर के पास एक काहुनी गांव पड़ता है, ठीक है। बीकानेर के पास जो काहुनी नामक गांव पड़ता है यहाँ पर जाकर शरण लेता है, यहाँ पर जाकर रुकता है, ठीक। तो बीकानेर तक भाग जाता है, पीछे ही नहीं देखता है,
फिर चुंडा को लगता है भाई बहुत आगे निकल चुका है और चलो अब छोड़ो, और इनके जो मारवाड़ रियासत थी, जो यानी मंडोर राजधानी थी, उस पर चुंडा अधिकार कर लेता है। चुंडा नहीं भाई, कुंभा। भाई देखिए राजा तो कुंभा था, अब भाई चुंडा वगैरह सभी इसके संरक्षक बने हुए थे, पहले रणमल था, चुंडा भी आ गया था, लेकिन भाई राजा तो कुंभा ही है, तो कुंभा अधिकार कर लेता है मंडोर पर। मंडोर भाई ये थोड़ा ध्यान रखना, जो मारवाड़ के जो राठौड़ थे इनकी राजधानी थी, मारवाड़ की राजधानी थी या राठौड़ों की राजधानी थी मंडोर। तो ये जो कुंभा मंडोर पर अधिकार कर लेता है और जोधा भाग कर काहुनी गांव में शरण लेता है। काहुनी गांव बीकानेर में पड़ता है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। देखिए अब खूब टाइम हो जाता है जोधा को बीकानेर में। अब बीकानेर से जोधा वापस मंडोर पर अटैक करे, फिर आर के चले जाए, यानी कुंभा से फिर अटैक करे, फिर आर के चले जाए। अब एक बार आक्रमण करा था जोधा और हार के जा रहा था, बहुत भयंकर घायल हो चुका था जोधा, हार के जा रहा था, यानी बहुत थक गया था। अब देखिए मारवाड़ में गर्मी भी ढंग से पड़ती है, थका हुआ था जोधा, प्यास लग रही थी, जोधा को लगता है भाई कहीं कम से कम पानी मिल जाए तो जीवन बच जाएगा, नहीं तो आज प्यासे मरते मरेंगे। जोधा घोड़े पे बैठ जाता है और पानी की तलाश में निकल जाता है, भाई पानी कहीं पे मिल जाए तो अच्छी बात है। जोधा को लगता है कि एक यानी साइड में दिखाई देती है एक झोंपड़ी किसान की, ठीक है, तो जोधा को लगा भाई झोंपड़ी है, किसान का जो खेत में जो भी कोई घर वर बना हुआ है तो कोई तो मिलेगा, और कोई भी नहीं मिलेगा कम से कम खेत में पानी तो मिल ही जाएगा, भाई किसान का घर है तो, ठीक। जोधा उस साइड निकल जाता है घोड़े को लेके। हालांकि जोधा वहां पे पहुंचते पहुंचते यानी बिल्कुल घायल अवस्था में हो जाता है और घोड़े पर ही लेट जाता है। घोड़ा अपने आप, भाई घोड़ा थोड़ा समझदार होगा, भाई राजा का यानी भाई राजकुमार का घोड़ा है तो समझदार तो हो गई, ठीक है। तो देखिए अब जोधा उस किसान के घर में पहुंच जाता है घोड़े पे बैठ। अब वहां पे किसान तो था नहीं, लेकिन किसान की वाइफ थी। किसान की वाइफ को यानी लगा कि भाई यार ये घोड़ा यहाँ पे आया है और इसके ऊपर कोई घायल अवस्था में व्यक्ति लेट रहा है, लेटा हुआ है। वो जो महिला है उस जोधा को उतारती, लेकिन उसको ये नहीं पता था किसान की वाइफ को कि भाई ये जोधा है। उसको उतारती है जोधा को और पानी के छींटे वींटे मारती है और पानी पिलाती है। उसको होशा था वो जोधा को, और फिर ये जा रहा था भाई पानी वानी पी के, तो जो महिला थी किसान की वाइफ थी, भाई मारवाड़ साइड पे यानी राजस्थान के लोग ज्यादा इस मामले में संस्कारी होते हैं, भाई आए हुए मेहमान की मेहमानबाजी करना, और मारवाड़ में थोड़ा ज्यादा होता है कल्चर इस प्रकार का मेहमानबाजी करने का। तो जो किसान की वाइफ थी वो कहती है भाई आप खाना खाते जाओ, तो जोधा कहता है ठीक है चलो खाना तो खा ही लेंगे। जो किसान की वाइफ थी वो खाने के नाम पे खिचड़ा बनाती है, ठीक है, भाई खिचड़ा ही चलता है उस समय में, तो खिचड़ा ही इंपॉर्टेंट होता था खाने के नाम पे। आज तो 56 भोग चलते हैं, मिठाइयाँ चलती है, ठीक है। तो जो किसान की जो वाइफ थी वो खिचड़ा बनाती है, जोधा को डाल देती है थाली में खिचड़ा, बीच में डालती है खिचड़े के भाई छोटा सा कुंड बना के घी डालती है। जोधा जैसे ही खिचड़े को खाने को बैठता है और उसका यानी वो बीच में घी वाली जगह पे हाथ देता है और उसका हाथ जल जाता है, ठीक है, जोधा का हाथ जल जाता है। अब जो किसान की जो महिला देखती है जोधा का जो हाथ अचानक निकालने का जो मूवमेंट देखती है हाथ का, वो कहती है तू भी जोधा की जैसे मूर्ख है क्या। वो किसान की जो वाइफ थी वो जोधा को ही ऐसे, हालांकि उसको पता नहीं था, मैं आपको बता दिया भाई जोधा है ये, तो वो उसको कहती है हाथ जलने पर कि तू भी किसान यानी जोधा की तरह मूर्ख है क्या। अब जोधा को लगा यार ये क्या बात बोल रही है। जोधा कहता है उस महिला को तुझे कैसे पता भाई जोधा मूर्ख है। तो महिला कहती है और क्या जोधा मूर्ख ही है। कि जोधा भी अचानक वो डायरेक्ट राजधानी पर अटैक करता है, मंडोर पर अटैक करता है, यानी ये जो कुंभा अधिकार कर रखा था तो इसको जीतने के लिए डायरेक्ट राजधानी पर अटैक करता है, और उसी की तरह तू भी डायरेक्ट घी वाली जगह पर अटैक कर रहा है या घी वाली जगह में हाथ दे रहा है। अगर तू घी वाली जगह में हाथ देगा तो यहाँ पे गर्म है खिचड़ा, यहाँ से तेरा हाथ जलेगा। और वैसे ही अगर यानी जोधा भी डायरेक्ट राजधानी पे अटैक करेगा तो हार के आएगा। तो जो वो जोधा था तो पूछता महिला से तो जोधा को क्या करना चाहिए, तो जोधा को ऐसे करना चाहिए भाई जैसे राजधानी के पास में छोटे छोटे गांव होते हैं,
ठीक है। तो भाई वो महिला ने बताया उसको भाई पहले जोधा को करना चाहिए, भाई 2 गांव जीत लिया, फिर 3 गांव जीत लिया, फिर 4 गांव जीत लिया, फिर धीरे धीरे जाके राजधानी पर अटैक करना चाहिए। तो जोधा को समझ में आई 2 बातें यहाँ से कि एक तो खिंचड़ा कैसे खाना चाहिए, बस साइड साइड से खिंचड़ा को जो महिला बताती है तुझे भी साइड साइड से खिंचड़ा खाना चाहिए, और फिर लास्ट में घी की तरफ पहुंचना चाहिए, तब ठंडा खिंचड़ा मिलेगा, वरना गर्म से आ जाएगा। और दूसरी एक बात समझ में आई कि भाई कैसे अपने को मंडोर जीतना होगा। फिर उसको खूब टाइम हो चुका था जोधा को परेशान होते हुए मंडोर जीतने के लिए। फिर जोधा परेशान हो ही गया था, हालांकि सीख भी ले चुका था किसान की महिला से। फिर जोधा खुद ही पत्र भेजता है या मैसेज करवाता हंसाबाई के पास कि भाई अब देखिए खूब टाइम हो गया बुआ जी। यानी जोधा के जो पिता थे रणमल, रणमल की जो बहन थी हंसाबाई, तो जोधा की तो बुआ हो गई अपने पिता की बहन। यानी रीजनिंग तो आप पढ़ रखे होंगे, ब्लड रिलेशन, ठीक है, रक्त संबंध। तो जोधा की बुआ थी हंसाबाई। जोधा हंसाबाई के पास मैसेज करता भाई ये ऐसी बात है, मैं खूब परेशान हो चुका हूँ, बहुत टाइम हो गया, मेरी गलती नहीं थी, यानी अपने पिताजी की गलती थी, भाई इसका जो भी सजा मुझे भुगतनी पड़ रही है, आप मुझे मंडोर वापस दे दीजिए, और वरना मैं वैसे भी जीत लूंगा। ठीक। हंसाबाई फिर कुंभा से कहती है भाई जो भी बात है, जो इसको रफा दफा करो और जो भी राजीनामा करो, ठीक है। तो ये राजीनामा करते हैं, मंडोर इसको वापस दे दिया जाता है। लेकिन एक संधि होती है, आओल बाओल की संधि। ठीक है, आओल बाओल की संधि होती है 1453 में, ठीक है। 1453 में आओल बाओल की संधि होती है कुंभा और जोधा के बीच में। देखिए आओल बाउल का जो मैं थोड़ा सा मतलब समझाने की बात करूं या कोशिश करूं आप समझना कि जो आओल बाउल की संधि थी ये एक सीमा बनाई गई थी सोजत है पाली में, ठीक है। सोजत जो जहां की मेहंदी प्रसिद्ध है, सोजत पाली में इसको मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा बनाया गया था। सोजत को मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा बनाया गया था। ऐसा माना गया था भाई जहां पर जो हरी भरी झाड़ियां, आवल की जो झाड़ियां, आवल एक प्रकार की झाड़ी होती है, हरी झाड़ी होती है, मेवाड़ साइड में होती है, ठीक है। जो जहां तक आवल की झाड़ियां दिखे या हरी झाड़ियां दिखे, जो हरा भरा क्षेत्र दिखे, वो एरिया तो होगा मेवाड़। और जहां पर जो यानी बबूल की झाड़ियां दिखे या सूखा दिखे, वो एरिया होगा मारवाड़, ठीक है। तो ये माना गया था, इस प्रकार से संधि हुई थी 1453 में। आओल बाओल की संधि कुंभा और जोधा के बीच में हुई थी। जहां जिस साइड वाला एरिया हरा भरा दिखाई दे, जिस साइड वाला क्षेत्र हरा भरा दिखाई देता है, वो रहेगा मेवाड़ वाला क्षेत्र। और जिस साइड में या जिस क्षेत्र में सूखा या सूखी झाड़ियां दिखाई दे, बबूल की झाड़ियां दिखाई दे या कांटों युक्त झाड़ियां दिखाई दे, वो एरिया या वो क्षेत्र होगा मारवाड़, ठीक है। इसमें सोजत पाली को मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा बनाया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखना। देखिए ये संधि हो गई। इस संधि के दौरान ही एक और फिर इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कॉन्ट्रैक्ट तो भाई क्या मान सकते हैं, एक संबंध स्थापित हुआ कि संधि एक प्रकार से भाई राजीनामा होता था, ठीक है। आज भी संधि वही होती है भाई, जो भी दो लोग यानी लड़े हुए होते हैं उनको राजी करवाने के लिए संधि की जाती है। अपन आज संधि तो बोलते नहीं है, लेकिन राजीनामा तो संधि हो सकती है। जोधा की एक बेटी थी श्रृंगार कंवर, ठीक है। जोधा की बेटी श्रृंगार कंवर, ठीक है। जोधा की एक बेटी थी श्रृंगार कंवर, इसकी शादी कुंभा के बेटे रायमल से करवा दी गई, ठीक है। ठीक है। जो इस आओल बाओल की संधि के दौरान जो जोधा की बेटी थी श्रृंगार कंवर की जो शादी कुंभा के बेटे रायमल से करवा दी गई, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, थोड़े ध्यान रखना। 1453 में आओल बाओल की संधि हुई थी, जो सोजत पाली को मेवाड़ और मारवाड़ का यानी मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा बनाया गया था। आओल बाओल की संधि कहलाई थी। कुंभा और जोधा के बीच में आपको बता दिया। और जोधा की बेटी श्रृंगार कंवर की शादी कुंभा के बेटे रायमल से कर दी गई, ठीक है। ये संधि थी, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बन सकता है आओल बाओल की संधि किस किस के बीच में हुई थी। आओल बाओल की संधि कौन कौन सी रियासतों के बीच में थी, राजाओं की बात पूछ ले कुंभा और जोधा। रियासतों की बात पूछ ले मेवाड़ और मारवाड़। कब हुई थी, 1453 में हुई थी, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना।
अब बात करते हैं, एक युद्ध हुआ था 1437 में, सारंगपुर का युद्ध। देखिए 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ था। ठीक, ये भी ध्यान रखना, थोड़ा इंपॉर्टेंट युद्ध है। इसके जो परिणाम निकल के आया था और उसके उपलक्ष्य में जो कुंभक बनवाता है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखना। देखिए कुंभक और महमूद खिलजी के बीच में हुआ था मालवा। ठीक है, महमूद खिलजी फर्स्ट जो मालवा का था। सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ था। कुंभा और महमूद खिलजी फर्स्ट जो मालवा का था, इन दोनों के बीच में सारंगपुर का युद्ध होता है। देखिए इसका जो कारण मैं बताने की कोशिश करूं, देखिए वापस थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए या पीछे जाइए। देखिए जब अपन पढ़ रहे थे भाई, मोकल की हत्या चाचा मेरा और महपा कुमार ने कर दी थी। ठीक है, जिलवाड़ा राजसमंद में चाचा और मेरा को मार दिया गया था रणमल और कुंभा के द्वारा। ठीक है, रणमल की सहायता से कुंभा द्वारा मार दिया गया। अब बच कौन जाता है? महपा पंवार। महपा पंवार के साथ एक और बंदा था, टेक्का। ठीक है, ये दो व्यक्ति थे। इन दोनों को शरण दे रखा था महमूद खिलजी। ये भाग के महमूद खिलजी के पास चले जाते हैं। कुंभा ये चाह रहा था कि भाई इन दोनों लोगों को हमें सौंप दो, हम हमारे हिसाब से इनको सजा देंगे। महमूद खिलजी कहता है कि भाई मैं इनको, ये मेरी शरण में आए हुए हैं, मैं इनको आपको सौंप नहीं सकता। ठीक है, महमूद खिलजी का और भी उद्देश्य था इनको नहीं सौंपने का, क्योंकि महमूद खिलजी का एक विरोधी था। ठीक है, उमर खान। महमूद खिलजी का एक विरोधी था उमर खान। तो उमर खान को पहले कुंभा भी शरण दे रखा था। ठीक है, महमूद खिलजी के एक विरोधी या दुश्मन उमर खान को पहले कुंभा भी शरण दे रखा था। इसका भी इसके मायने में घुसा हुआ था महमूद खिलजी फर्स्ट के मायने में कि भाई तूने पहले मेरे विरोधी को शरण दी थी। और फिर ये कारण भी था इस युद्ध का कि महपा पंवार और टेक्का को महमूद खिलजी शरण दे रखा था। दोनों तरफ से डिस्प्यूट चल रहा था इनको शरण देने, विरोधियों को शरण देने में। उमर खान को कुंभा दिया था, उमर खान महमूद खिलजी का दुश्मन था। महपा पंवार और टेक्का को महमूद खिलजी शरण दे रखा था। ये दोनों कुंभा के विरोधी थे। ठीक है, तो इन जो ये कारण थे, इन कारणों की वजह से फिर एक युद्ध होता है सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये ध्यान रखना। 1437 में युद्ध होता है। इस युद्ध को कुंभा जीतता है। ठीक है, कुंभा सारंगपुर के युद्ध को जीतता है। इस सारंगपुर के युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है, सारंगपुर के युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में कुंभा एक बिल्डिंग बनाता है यहाँ पे चित्तौड़ में, विजय स्तंभ। इस विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। अब थोड़ी बात आगे करेंगे अपन कि चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ दो है। एक तो विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ कहते हैं और एक कीर्ति स्तंभ जैन कीर्ति स्तंभ भी है, उसकी भी अपन थोड़ी सी विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, ये बात हो चुकी है सारंगपुर युद्ध की। सारंगपुर युद्ध 1437 में हुआ था। कुंभा और महमूद खिलजी फर्स्ट के बीच में हुआ था। कारण में बता दिया, जो महपा पंवार और टेक्का को महमूद खिलजी शरण दे रखा था। ठीक है, इसलिए ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध को कुंभा जीतता है और इस युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में कुंभा चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। अब थोड़ी सी बात करेंगे और आगे अपन नागौर की। धीरे एक एक करके अपन बातें कर रहे हैं इनकी, कुंभा की। ये चल रहे हैं राजनीतिक उपलब्धियां। अब बात करते हैं नागौर की। नागौर में अपन एक बात कर रहे थे श्रृंगी ऋषि का अभिलेख। उसमें उल्लेख मिलता है कि नागौर में फिरोज की बात आती है। ठीक है, नागौर में राजा था फिरोज। ठीक है, श्रृंगी ऋषि अभिलेख में फिरोज का उल्लेख था। ये फिरोज की मृत्यु हो जाती है। फिरोज के बेटा था शम्स खान।
ठीक है। इसका भाई था फिरोज का मुजाहिद खान। ठीक है। फिरोज का बेटा शम्स खान, फिरोज का भाई मुजाहिद खान। फिरोज के मरने के बाद में नागौर में राजा बनता है शम्स खान। मुजाहिद खान की इच्छा थी कि मैं राजा मैं बनूं, लेकिन फिरोज के बाद में राजा बनता है शम्स खान। जो मुजाहिद खान था वो शम्स खान को हरा देता है या राजा के पद से हटा देता है, और शम्स खान को हटा के मुजाहिद खान खुद राजा बन जाता है। ठीक है। फिरोज के बाद में पहले राजा बनता है शम्स खान, जो फिरोज का बेटा था, लेकिन फिरोज का भाई मुजाहिद खान शम्स खान को हटा के हरा के खुद राजा बन जाता है। शम्स खान भागकर कुंभा के पास आता है कि भाई मेरी आप हेल्प कीजिए, मेरी आप रक्षा कीजिए। जो मेरा चाचा है मुजाहिद खान मुझे राजा के पद से हटा दिया है और वो खुद राजा बन गया है। कुंभा इसकी हेल्प करता है। ठीक। कुंभा इसकी सहायता करता है शम्स खान की, और मुजाहिद खान के खिलाफ हेल्प करता है शम्स खान की कुंभा। कुंभा मुजाहिद खान को राजा के पद से हटाता है और वापस शम्स खान को राजा बनाता है। ठीक है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। देखिए, कुंभा वापस शम्स खान को राजा बना देता है। अब उस समय बाद में शम्स खान कुंभा के विरोध में कुछ गतिविधियां करने लग गया, या कुंभा का विरोधी बन गया शम्स खान। ठीक है। कुंभा ही शम्स खान को राजा बनवा रहा है, लेकिन शम्स खान कुंभा का विरोधी बन जाता है कालांतर में उस समय बाद में। अब कुंभा को गुस्सा है, यार मेरा ही बनवाया हुआ राजा है, मैं इसकी सहायता किया था, ये मेरे खिलाफ खड़ा हो रहा है। कुंभा जाता है वापस नागौर, कुंभा वापस शम्स खान को हरा देता है। ठीक है। कुंभा पहले सहायता करता है और फिर शम्स खान को हरा देता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। कुंभा शम्स खान को वापस हरा देता है या राजा के पद से हटा देता है, हरा देता है। अब बात आती है शम्स खान की वापस। अब शम्स खान पहले तो कुंभा के पास चले गया था, लेकिन कुंभा हेल्प भी करता है और वापस इसके विरोध में खड़ा हो जाता है शम्स खान कुंभा के विरोध में, और फिर कुंभा वापस हरा देता है शम्स खान को। अब शम्स खान कहां पे जाए? शम्स खान जाता है गुजरात। दूसरी बार हेल्प मांगने के लिए शम्स खान जाता है गुजरात, कुतुबुद्दीन शाह के पास। ठीक है। कुतुबुद्दीन शाह के पास कुंभा जाता है दूसरी बार हेल्प मांगने के लिए कि भाई उधर कुंभा मुझे राजा के पद से हटा दिया है और आप मेरी हेल्प कीजिए। शम्स खान के एक बेटी थी, शम्स खान की जो बेटी थी, शम्स खान उस बेटी की शादी कुतुबुद्दीन शाह से कर देता है और हेल्प मांगता है। ठीक है। ये तो थोड़ी सी कूटनीतिक बातें हैं भाई, जो बेटी का विवाह कर देता है इसके साथ और फिर हेल्प मांगता है। कैसे न कैसे संबंध तो थोड़े से करीब होंगे या मजबूत होंगे। ठीक है। तो अपनी बेटी की शादी कर देता था शम्स खान मुजाहिद खान से। कुतुबुद्दीन शाह छोटी मोटी टुकड़ी भेजता है शम्स खान के साथ कुंभा के खिलाफ, लेकिन कुंभा कुतुबुद्दीन शाह की सेना को, या बोले तो शम्स खान की सेना को हरा देता है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। कुंभा शम्स खान और कुतुबुद्दीन शाह की जो सेना आई थी उसको हरा देता है। ठीक है। अब बात होती है एक और संधि की, एक संधि की और बात करते हैं, चंपानेर की संधि। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये संधियां थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। चंपानेर जो गुजरात में है और ये 1456 में होती है। चंपानेर की संधि 1456 में होती है। ये चंपानेर गुजरात में है। देखिए, महमूद खिलजी और एक कुतुबुद्दीन शाह के बीच में होती है। महमूद खिलजी जो मालवा वाला, महमूद खिलजी को पता चलता है भाई कुतुबुद्दीन शाह ने शम्स खान के सहायता के लिए कुंभा के खिलाफ यानी अपनी सेना भेजी है, लेकिन हार गया है। कुतुबुद्दीन शाह और शम्स खान हार गया है। महमूद खिलजी जो मालवा वाले को पता चलता है ये बात। ठीक है। महमूद खिलजी भी कुंभा का विरोधी था, उधर वो चाचा महपापुआर और एक्का के मामले में। ठीक है। वो पहले हार के गया था, सारंगपुर वाले युद्ध में हार के गया था महमूद खिलजी। तो महमूद खिलजी मालवा वाला कुतुबुद्दीन शाह गुजरात वाले से मिलता है।
कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी चंपानेर की संधि करते हैं 1456 में कि अपन दोनों मिलके कुंभा से लड़ेंगे। इस संधि का उद्देश्य था कुंभा को हराना। आप लिख लेना हेडिंग डाल के, चंपानेर की संधि 1456 में। यह संधि होती है महमूद खिलजी मालवा और कुतुबुद्दीन शाह गुजरात के बीच में होती है संधि। इस संधि का उद्देश्य भी आप लिख लेना नीचे, उद्देश्य लगा कुंभा को हराना। क्वेश्चन बन सकता है चंपानेर की संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? कुंभा को हराना। चंपानेर की संधि कब हुई थी? 1456 में। चंपानेर की संधि किन किन के बीच में हुई थी? महमूद खिलजी मालवा और कुतुबुद्दीन शाह गुजरात के बीच में हुई थी। ये संधि हो गई चंपानेर। अब बात होती है एक और युद्ध होता है बदनौर का युद्ध। ठीक है, देखिए जो बदनौर भीलवाड़ा में है, ठीक है, बदनौर भीलवाड़ा में है और ये जो युद्ध होता है 1457 में होता है। ठीक है, बदनौर भीलवाड़ा में है और बदनौर का युद्ध होता है 1457 में होता है। ये युद्ध होता है कुंभा और जो अब ये संधि किए थे, चंपानेर वाली संधि किए थे, ये दोनों गुजरात और मालवा वाले, इनके बीच में होता है। ठीक है, आप इससे समझ जाना बदनौर का युद्ध होता है कुंभा और गुजरात और मालवा। गुजरात और मालवा दोनों एक साइड से आते हैं, कुंभा एक साइड से रहता है। गुजरात का भाई जो कुतुबुद्दीन शाह है और महमूद खिलजी मालवा का, ये दोनों की संयुक्त सेना कुंभा से लड़ने के लिए आती है बदनौर में। इन दोनों को हराता है कुंभा। ठीक है, कुंभा जीतता है, इस युद्ध को भी कुंभा जीत जाता है। ये संयुक्त रूप से हारते हैं गुजरात और मालवा वाले। तो बदनौर का युद्ध हो गया, कुंभा ने गुजरात और मालवा की संयुक्त सेना को हराया था। ठीक, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब बात आती है सिरोही की। ठीक है, थोड़ी सी बात करते हैं सिरोही की। सिरोही में एक जो शासक था सहसमल देवड़ा। ठीक है, सहसमल देवड़ा शासक था सिरोही में। देवड़ा चौहान वंश की एक शाखा है। देवड़ा चौहान वंश का शासन था सिरोही में। चौहान वंश की देवड़ा शाखा का शासन था और वो जो शासक था सहसमल देवड़ा। इसका एक सेनापति था नरसिंह डोडिया। ठीक है, नरसिंह डोडिया सहसमल देवड़ा का सेनापति था। देखिए जो गुजरात का कुतुबुद्दीन शाह है, लड़ने के लिए इधर आ रहा था कुंभा से, तब सहसमल देवड़ा के पास रुका था गुजरात का कुतुबुद्दीन शाह है। ये सहसमल देवड़ा की कुछ ठिकानों को कुंभा पहले से दबा रखा था। ठीक है, खुद के अधिकार में कर रखा था सहसमल देवड़ा के ठिकानों को कुंभा। तो सहसमल देवड़ा का दुश्मन एक प्रकार से कुंभा भी था, कुंभा का दुश्मन सहसमल देवड़ा, एक दूसरे की नहीं बनती थी। और दूसरी बात, फिर कुतुबुद्दीन शाह गुजरात वाला इधर लड़ने के लिए आ रहा था कुंभा से, तब भी सहसमल देवड़ा से मिल गया था कुतुबुद्दीन शाह। कुतुबुद्दीन शाह सहसमल देवड़ा से बातचीत करता है और सहसमल जी आपका क्या विचार है, आप किसका साथ दे रहे हो? तो सहसमल देवड़ा कहता है कि मेरे तो पहले ही ठिकानों को दबा रखा हूं, मैं तो आपका साथ दूंगा, मेरी थोड़ी बहुत सेना और ले जाऊं। जब ये युद्ध हो गया था बदनौर का युद्ध, इसके बाद में कुंभा पूछता भाई यार, जब कुतुबुद्दीन शाह गुजरात वाला आ रहा था, तब वो जो उसको जो प्रसाद उरसाद बांट रहा था, खाना वाना खिला रहा था, बीच में रास्ते में जो लंगर लगा रखा था, डेरा डाल रखा था, भंडारे कर रहा था, वो कौन था रे? पता लगाए, जो सेनापति पता लगाए, उसको पता चला वो सिरोही वाला सहसमल देवड़ा था। चलो सिरोही पे आक्रमण करते हैं। तो ये जो सिरोही के सहसमल देवड़ा की सेना को हराता है सेनापति नरसिंह डोडिया था। ठीक, डोडिया परमारों की शाखा होती है, यह परमारों की शाखा थी डोडिया। तो ये परमार थे नरसिंह डोडिया, ये सेनापति था सहसमल देवड़ा। तो सिरोही के सहसमल देवड़ा को भी कुंभा ने हराया था। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों की। ठीक है, तो अपन बात करते हैं, ये हो चुकी है कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियां।
अब बात करते हैं कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों की। देखिए, कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है, ठीक है। कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। कुंभा की जितनी राजनीतिक उपलब्धियां हैं उससे ज्यादा या उतनी ही सांस्कृतिक उपलब्धियां भी हैं, ठीक है। देखिए, कुंभा स्थापत्य कला में भी निपुण था या माहिर था, खूब स्थापत्य कला का डेवलपमेंट करवाया था कुंभा। संगीत में भी रुचि रखता था कुंभा, खुद वीणा बजाया करता था, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले एक एक करके, सबसे पहले जो कुंभा के निर्माण कार्य हैं उनकी बात कर लेते हैं, फिर आगे और भी जो साहित्य की बात करेंगे। तो निर्माण कार्य में सबसे पहले क्यों ना अपन विजय स्तंभ की बात कर लेते हैं। सारंगपुर का युद्ध हुआ था, उसकी अपन बात करते हैं, उसको जीतता है। सारंगपुर का युद्ध कुंभा महमूद खिलजी मालवा के खिलाफ जीतता है। 1437 में सारंगपुर का युद्ध होता है और इस युद्ध के उपलक्ष्य में सारंगपुर यानी विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। ये आप लिख लेना भाई, क्यों इसका निर्माण करवाया गया था। विजय यानी सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण कुंभा करवाता है, ठीक है। देखिए, अब बात करते हैं इसके अन्य नामों की। इसके जो अन्य नाम थे, इसका एक नाम था कीर्ति स्तंभ। भाई, जब कुंभा युद्ध जीत रहा था तो मेवाड़ की जो कीर्ति थी चारों तरफ फैल रही थी, कीर्ति बढ़ रही थी मेवाड़ की और कुंभा की। तो कुंभा इसका नाम लगता है भाई, या फिर जो वहां के और जो सेनापति लोग थे, विद्वान लोग थे, वो कहते हुए इसका नाम कीर्ति स्तंभ रखा जाना चाहिए, ठीक है। इसका नाम कीर्ति स्तंभ रखा जाता है। एक नाम रखा जाता है विष्णु ध्वज। देखिए, जो मेवाड़ वाले थे, जो एकलिंग जी के भक्त थे या अपने आप को दीवान मानते थे, शिव जी को मानते थे, लेकिन कुंभा भगवान विष्णु का भी बड़ा भक्त था, ठीक है। कुंभा भगवान विष्णु को भी बहुत अच्छे से मानता था, तो भगवान विष्णु की मूर्ति लगवाता है विजय स्तंभ में। सामने यानी एंट्री करते ही सामने बड़ी एक मूर्ति मिलती है विजय स्तंभ के अंदर, तो इसलिए विष्णु का ध्वज या विष्णु ध्वज भी कहते हैं विजय स्तंभ को। इसको एक अन्य नाम और दिया गया है गरुड़ ध्वज। भगवान विष्णु का जो वाहन होता है, जो सवारी होती है, जो गरुड़ होता है, ठीक है। तो इस वजह से गरुड़ ध्वज भी इसका अन्य नाम रखा गया है। इसको एक अन्य नाम दिया गया है मूर्तियों का अजायब घर। मूर्तियों का अजायब घर इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की अलग अलग देवताओं की मूर्तियां है, ठीक है। तो बहुत सारी मूर्तियां होने के कारण इसको मूर्तियों का अजायब घर कहा गया है, ठीक है। एक इसको नाम दिया गया भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, ठीक है। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश। विश्वकोश का मतलब अगर देखें यहाँ पे, तो भाई भारतीय मूर्ति कला का भाई जो इसका जो यहाँ पे अलग अलग मूर्तियां हैं, तो मूर्तियों की जानकारी यहाँ से मिल सकती है, ठीक है। भाई विश्व में जो अगर एक जगह से कोई मूर्तियों की जानकारी प्राप्त करना चाहे तो भाई यहाँ से मिल सकती है। और भी कुछ स्थान हो सकते हैं कि वहां से कोई जानकारी मिल जाए, लेकिन यहाँ जो विजय स्तंभ को भी अलग अलग मूर्तियों की यहाँ पे जानकारी है, इसलिए इसको भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा गया है। देखिए, विजय स्तंभ को और अपन डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, एग्जाम की दृष्टि से विजय स्तंभ इंपॉर्टेंट है अपने को। वैसे तो इसको अलग से राजस्थान की जब स्थापत्य कला पढ़ते हैं वहां पे पढ़ लेना चाहिए, लेकिन जब यहाँ पे बात आ रही है कुंभा की, तो यहाँ पे भी पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लेते हैं विजय स्तंभ को, तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप भी। देखिए, जो विजय स्तंभ की बात कर रहे हैं अपन, तो अब इसकी थोड़ी सी और डिटेल की बात करें तो भी सही रहेगा। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं विजय स्तंभ के। तो अपन बात करते हैं इसकी और आगे। ये 9 मंजिला है, ठीक है। ये 9 मंजिला इमारत है।
देखिए इसकी जो आठवीं और तीसरी मंजिल के भी जो कुछ फैक्ट आते हैं वो भी थोड़े से अपने को ध्यान रखना चाहिए। लंबाई चौड़ाई की बात करें तो 122 फीट लंबा है, ठीक है। ऐसी ऊंचाई की बात कर रहे हैं, ये 122 फीट लंबा है। चौड़ाई की बात करें इसकी, ठीक है, ये 30 फीट इसकी इस प्रकार से नीचे से चौड़ाई है, ठीक है। 30 फीट चौड़ाई है और 122 फीट ऊंचाई है इसकी, यह लंबा 122 फीट है। देखिए इसके लिए कहा जाता है कि इसकी 8वीं मंजिल पर मूर्ति नहीं है, ठीक है। इसकी 8वीं मंजिल पर मूर्ति नहीं है। इसकी तीसरी मंजिल पर, ठीक है, इसकी तीसरी मंजिल के लिए ऐसा कहा जाता है कि इसकी तीसरी मंजिल पर अल्लाह शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। अल्लाह शब्द लिखा हुआ है, 9 बार लिखा हुआ है, अल्लाह 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 करके 9 बार तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। अरबी भाषा में लिखा हुआ है, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो देखना कुंभ अरबी भाषा को भी थोड़ा सा बढ़ावा दे रहा था, इसका मतलब भाई थोड़ा धर्म को लेके ज्यादा वो नहीं था, ठीक है। भाई कट्टर हो भाई सभी धर्म, अरबी भाषा को बढ़ावा दे रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ उल्लेख मिलता है, अल्लाह शब्द 9 बार लिखा हुआ मिलता है विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर। अब बात करते हैं इसके वास्तुकार। इसके वास्तुकार 4 लोग थे, जेता, पूंजा, पोमा और नापा। ठीक है, ये जेता इन तीनों लोगों का पिता था, ठीक है। विजय स्तंभ के वास्तुकार थे 4 लोग, जेता, पूंजा, पोमा और नापा। जेता, पूंजा, पोमा और नापा, ये तीनों भाई थे, पूंजा, पोमा और नापा। इन तीनों का जो पिता था जेता था, ठीक है। जेता के पुत्र थे तीनों, पूंजा, पोमा और नापा। इन चारों का नाम याद रखना, ये विजय स्तंभ के वास्तुकार थे। इन चारों के नाम विजय स्तंभ की 5वीं मंजिल पर मिलते हैं, ठीक है। जेता, पूंजा, पोमा और नापा के यानी चारों के नाम विजय स्तंभ की 5वीं मंजिल पर मिलते हैं। महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, महाराणा स्वरूप सिंह आगे हुए थे मेवाड़ में, तो महाराणा स्वरूप सिंह ने विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण करवाया था, रिकंस्ट्रक्शन करवाया था। रिकंस्ट्रक्शन बोले तो कि एक बार विजय स्तंभ की जो ऊपर वाली जो मंजिल है, आखिरी मंजिल है, 9वीं मंजिल है, वो टूट गई थी भाई, ठीक है भाई। कोई बिजली गिरी होगी तब टूट गई होगी, वैसे भी टूट गई होगी, ठीक है, थोड़ी सी भाई ध्वस्त हो गई होगी, तो उसका पुनर्निर्माण करवाया था महाराणा स्वरूप सिंह ने, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था, ठीक है। देखिए यहां पर एक प्रशस्ति भी लिख एन लगी हुई है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। ठीक है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी हुई है यहाँ पे। इसमें यानी जो कुंभा तक के जो राजा थे, हमीर से लेके कुंभा तक के जो राजा हैं, उनकी भी प्रशंसा की हुई है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। और इसका जो लेखक है यानी अत्रि और बेटा महेश था, ठीक है। अत्रि और बेटा महेश, अत्रि का बेटा महेश था, तो इसके जो लेखक हैं ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक थे अत्रि और अत्रि का बेटा महेश, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा हो तो आप लिख लेना, अत्रि का बेटा महेश कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक थे, जो विजय स्तंभ पर लगी हुई है। यहाँ पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी लिखी हुई है या लगी हुई है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके जो लेखक पूछ सकते हैं अत्रि और बेटा महेश था। अब बात करते हैं विजय स्तंभ की जो तुलना करते हैं कुछ इतिहासकार। जेम्स टोड जो इसकी यानी तुलना करता है कुतुब मीनार से। ठीक है, इतिहासकार हुए हैं जेम्स टोड। तो जेम्स टोड कहते हैं कि भाई जो दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार है उससे भी अच्छा है विजय स्तंभ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि कुतुब मीनार से विजय स्तंभ की तुलना कौन करता है, जेम्स टोड। एक और इतिहासकार हुए हैं फर्ग्यूसन।
फर्ग्यूसन जो इतिहासकार हुए हैं ये भी विजय स्तंभ की तुलना करते हैं रोम में स्थित एक टार्जन टावर है उससे, ठीक है। फर्ग्यूसन रोम में स्थित टार्जन टावर से विजय स्तंभ की तुलना करता है, लेकिन जगह थोड़ा भाव है तो आप लिख लेना रोम स्थित टार्जन टावर, ठीक है। रोम में स्थित टार्जन टावर से फर्ग्यूसन विजय स्तंभ की तुलना करता है, ठीक है। ये बात हो चुकी है। अब बात करते हैं विजय स्तंभ भाई कौन कौन से संगठनों का या कौन सी जो संस्थाओं का भाई लोगो है। विजय स्तंभ को लोगो भी बनाया गया है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा के फिर बात करता हूँ क्योंकि भाई थोड़ा सा खिचपिच हो जाएगा, अब जगह तो है नहीं। वापस एक बार रिवीजन करो, विजय स्तंभ की बात कर रहे हो। विजय स्तंभ के जो अन्य नाम है कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, मूर्तियों का जयगढ़, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, ठीक है। 9 मंजिला है, 122 फीट लंबाई है, 30 फीट चौड़ाई है। 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। ये बात हो चुकी। विजय स्तंभ की तुलना कुतुब मीनार से जेम्स टोड करता है। फर्ग्यूसन रोम में स्थित टार्जन टावर से विजय स्तंभ की तुलना करता है। महाना स्वरूप सिंह इसका जो पुनर्निर्माण करवाता है। इसके जो वास्तुकार थे जेता, पूंजा, पोमा और नापा थे। यहाँ पर एक प्रशस्ति लगी हुई कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, इसके जो लेखक अत्रि और बेटा महेश थे, ठीक है। ये बात अपन कर चुके हैं। बात करेंगे लोगों की। देखिए वैसे मैं बोल के बताने की कोशिश करूँ, आप समझना। एक वीर सावरकर हुए थे आजादी के समय, क्रांतिकारी थे वीर सावरकर। उन्होंने एक संगठन बनाया था अभिनव भारत, ठीक है। ये वीर सावरकर का क्रांतिकारी संगठन था, तो इसका लोगो भी विजय स्तंभ था। वीर सावरकर ने अभिनव भारत का लोगो इसको बनाया था कि भाई जिस यानी वीर सावरकर चाहते थे जिस प्रकार से कुंभा ने विदेशी या दुश्मनों से आक्रमण यानी लड़ाइयां लड़ी थी या दुश्मनों को भगाया था या अपने जो रियासत के लिए दुश्मनों से लड़ाई लड़ी थी, वैसे ही हम भी विदेशी जो आक्रमणकारी है जो अंग्रेज लोग हैं उनसे कुंभा की तरह ही लड़ेंगे, ठीक है। तो विजय स्तंभ का जो फोटो वगैरह रहता था वहां पे जो इनके जो ऑफिस में जो अभिनव भारत का जो ऑफिस था, ये जो संगठन था, महाराष्ट्र में संगठन बनाया गया था वीर सावरकर के द्वारा, क्रांतिकारी संगठन था। तो इसमें जो विजय स्तंभ का लोगो रहता था या फोटो रहती थी, तो इसके सामने जो अपने जो भी लोग थे, साथ के लोग थे, उनको शपथ दिलवाई जाती थी। बट जिस प्रकार कुंभा अपने जो यानी अपनी रियासत की सहायता करता है या रियासत का जो रक्षा करता है विदेशी जो आक्रमणकारियों जो बाहर के आक्रमणकारियों से, वैसे ही हम भी अंग्रेजों से लड़ेंगे, इस प्रकार से वो शपथों का दिलवाते थे, ठीक है। तो अभिनव भारत का लोगो था, वीर सावरकर का एक संगठन था, क्रांतिकारी संगठन था। एक जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है राजस्थान की, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का भी लोगो है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो भी बुक्स वगैरह है उन पे लोगो देख लेना, विजय स्तंभ का लोगो आपको मिल जाएगा। और वैसे ही राजस्थान पुलिस, ठीक है, राजस्थान पुलिस की जो वर्दी है उस पे देख लेना आप, तो कहीं पे भी आपको जो पुलिस कर्मचारी मिल जाए, जो पुलिस मिले दिखे, तो उनके जो कंधे पर देखना जो लोगो मिल जाएगा विजय स्तंभ का, ठीक है। तो ये जो 3 संघ यानी एक तो आरपीएससी या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, आरबीएससी या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का लोगो है, राजस्थान पुलिस का लोगो है और अभिनव भारत का लोगो है। इन तीनों संगठनों का जो विजय स्तंभ लोगो बनाया गया। ये बात हो चुकी है लोगों की। देखिए अब बात करते हैं आजादी के बाद में तुरंत ही जब डाक टिकट जारी होने लग गए थे, तो सबसे पहले डाक टिकट जारी किया जाता है विजय स्तंभ पर। देखिए थोड़ा सा शब्द पे जाना, सबसे पहले लिखते हैं मैं तो यहाँ पे, लेकिन आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है कि राजस्थान की सबसे पहली इमारत थी जिस पर डाक टिकट जारी हुआ था। एक सबसे पहले ओवरऑल की बात नहीं कर रहा, राजस्थान की प्रथम इमारत थी विजय स्तंभ, इमारत की बात कर रहा हूं कि जिस पर डाक टिकट जारी हुआ था, ठीक है। 15 अगस्त 1949 को आजादी के तुरंत बाद ही इस पर डाक टिकट जारी कर दिया गया था, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। राजस्थान की प्रथम इमारत थी जिस पर डाक टिकट जारी हुआ था।
यह बात हो चुकी है विजय स्तंभ की। विजय स्तंभ कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। वैसे अपन किले पढ़ेंगे तब बात कर लेंगे कुंभलगढ़ किले की। तो कुंभलगढ़ किले की थोड़ा सा मैं मौखिक रूप में बता देता हूँ। कुंभलगढ़ किला भी जो कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था, कुंभा के शासनकाल में इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, ये राजसमंद में कुंभलगढ़ किला। इसका जो वास्तुकार था कुंभलगढ़ किले का, इसका वास्तुकार था मंडन। ठीक है, वास्तुकार मंडन था। यहाँ पर एक कुंभलगढ़ प्रशस्ति भी लगी हुई है, उसका लेखक था महेश। अभी बात कर रहे थे अपन अत्रि और महेश की। अत्रि का बेटा महेश था, तो महेश इसका लेखक था कुंभलगढ़ प्रशस्ति का। कुंभलगढ़ किले का जो वास्तुकार था मंडन। कुंभलगढ़ किला राजसमंद में है। कुंभलगढ़ जो प्रशस्ति है इसमें कुंभा की थोड़ी सी प्रशंसा की गई है। ठीक है, अच्छी खासी प्रशंसा की गई है। कुंभा को धर्म एवं पवित्रता का अवतार बताया गया है। ठीक है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में कुंभा को धर्म एवं पवित्रता का अवतार बताया गया है और इसी प्रशस्ति में यानी दानवीर भी बताया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कर्ण दानवीर था जैसे, वैसे ही कुंभा को उससे भी बड़ा दानवीर बताया गया है और बोध से भी बड़ा दानवीर बताया गया है कुंभलगढ़ प्रशस्ति में, और धर्म एवं पवित्रता का अवतार बताया गया है। अब बात करें थोड़ी सी और कुंभलगढ़ किले की। तो कुंभलगढ़ किले की जो अंदरूनी बात करें, कुंभलगढ़ किले का जो सबसे ऊपरी महल है, ठीक है, कुंभलगढ़ किले पर जो सबसे ऊपर महल है उसको कटारगढ़ कहते हैं, जो कुंभा का निजी निवास स्थान था। ठीक है, कटारगढ़ है कुंभलगढ़ का जो सबसे ऊपरी महल है, ये कुंभा का निजी निवास स्थान था, निजी स्थान था, निजी निवास स्थान था। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। जो कटारगढ़ है इसको मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। मेवाड़ की आंख से तात्पर्य यहाँ पे कि इस जो कटारगढ़ में बैठ के पूरे मेवाड़ को देख सकते हैं, ये पूरे मेवाड़ पर नजरें घुमा सकते हैं एक बार। ठीक है, जो ये कटारगढ़ है या ठीक है या कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ जो किला है ये मेवाड़ की संकट मोचक राजधानी भी कहलाती है। ठीक है, कुंभलगढ़ किला है मेवाड़ की संकट मोचक राजधानी कहलाती है। संकट मोचक राजधानी का मतलब है कि अगर मेवाड़ पर कोई बाहरी आक्रमण हो जाता है या संकट के टाइम में या कोई संकट आ जाता है तो कुंभलगढ़ आके यानी रहा जा सकता था, तो संकट मोचक राजधानी कुंभलगढ़ किला कहलाता है, मेवाड़ का या कुंभलगढ़ किला कहलाता था। अब बात करते हैं और जो निर्माण कार्य, एक जैन कीर्ति स्तंभ की अब बात आती है। अपन स्टार्टिंग में भी बात कर रहे थे भाई चित्तौड़ में दो कीर्ति स्तंभ है, एक तो विजय स्तंभ वो कीर्ति स्तंभ कहा गया, एक जैन कीर्ति स्तंभ है। देखिए जैन कीर्ति स्तंभ भी चित्तौड़ दुर्ग में ही है, ये 7 मंजिला है। ठीक है, चित्तौड़ में 7 मंजिला इमारत है, वो 9 मंजिल थी, ये 7 मंजिला है। एक जीजा साहब वगेरवाल थे, दिगंबर जैन। ठीक है, जीजा साहब वगेरवाल कोई बड़े सेठ लोग थे जैन धर्म में, दिगंबर जैन थे। तो जीजा साहब वगेरवाल ने 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है भाई, जो विजय स्तंभ तो लेट बना था, 1437 में तो सारंगपुर का युद्ध हुआ था, तो उसके बाद बना था विजय स्तंभ तो, लेकिन ये 12वीं शताब्दी में जीजा साहब वगेरवाल ने इसका निर्माण करवा दिया था। ठीक है, तो जैन कीर्ति स्तंभ की थोड़ी सी बात करें, इसका थोड़ा ध्यान रख लेना, ये अलग है वो अलग था। देखिए जो आदिनाथ जी की मूर्ति है, जैन धर्म के तीर्थंकर हुए हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए हैं आदिनाथ जी।
ठीक है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए थे आदिनाथ जी, इनकी मूर्ति इसमें लगी हुई है जैन कीर्ति स्तंभ में, तो इसको आदिनाथ स्तंभ भी कहते हैं जैन कीर्ति स्तंभ को। तो थोड़ी सी अलग बात थी, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। आदिनाथ जी की मूर्ति इसमें है तो इसको आदिनाथ स्तंभ भी कहते हैं। अब बात करते हैं थोड़ी सी और रणकपुर के जैन मंदिर जो पाली में है। ठीक है, रणकपुर के जो जैन मंदिर है इनका भी निर्माण और कोई करवाता है, लेकिन इसके लिए जो जमीन दान में दी थी कुंभा ने दी थी 99 बीघा। ठीक है, वैसे मैं थोड़ी सी मौखिक बताने की कोशिश करूं। रणकपुर के जैन मंदिर पाली में है। ठीक है, रणकपुर के जैन मंदिर पाली में है। 1439 में, ठीक है, 1439 में एक जैन व्यापारी था धरणकसा। ठीक है, रणकपुर के जैन मंदिर पाली की बात कर रहे हैं। एक जैन व्यापारी था धरणकसा। धरणकसा ने 1439 में इसका निर्माण करवाया था। इनमें चौमुखा मंदिर प्रमुख है। ठीक है, इनमें जो मंदिरों का एक समूह है, रणकपुर के जैन मंदिरों का एक समूह है। इनमें से चौमुखा मंदिर पर जो प्रमुख है, चौमुखा मंदिर, ठीक है, इनमें आदिनाथ जी की एक चतुर्मुखी मूर्ति लगी हुई है, इसलिए इनको चौमुखा मंदिर कहा गया है। भगवान आदिनाथ जी के भी बात किए थे, जैनों के प्रथम तीर्थंकर हुए हैं, उनकी एक चतुर्मुखी मूर्ति लगी हुई है, इसलिए चौमुखा मंदिर कहते हैं। जो चौमुखा मंदिर इन जैन मंदिरों में से प्रमुख है। देखिए, जो धरणकसा थे और जो जैन लोग थे वो कुंभा से अर्जी लगाते हैं, कुंभा से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हम मंदिर बनाना चाहते हैं हमारे जैन समुदाय का, तो आपको हमारी हेल्प करनी चाहिए। तो कुंभा कहता है भाई क्या हेल्प चाहिए, तो कि पैसे तो हम लगा देंगे लेकिन हमें जमीन चाहिए। तो कुंभा कहता है भाई जमीन कितनी चाहिए, तो कि जमीन थोड़ी बहुत नहीं चाहिए, कम से कम आपकी सोच से थोड़ी सी ज्यादा देने की कोशिश करें। ठीक है, तो कुंभा को लगा ठीक है, कुंभा इनको जमीन देता है 99 बीघा जमीन। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो यहाँ से अपन इनकी बात करने का मतलब ये है कि कुंभा ने धरणकसा या जैन व्यापारियों को रणकपुर के जैन मंदिर बनाने के लिए 99 बीघा जमीन दान में दी। ठीक है, तो कुंभा का इतना सा यहाँ पे संबंध है, 99 बीघा जमीन दी थी, तब धरणकसा ने यहाँ पर इनका जो निर्माण करवाया था 1439 में रणकपुर के जैन मंदिरों का। देखिए, और एक ध्यान रख लेना इसका, इस जो ये रणकपुर के जैन मंदिर है यहाँ पर 1444 स्तंभ है। इन मंदिरों में 1444 स्तंभ है। ठीक है, तो इन मंदिरों को, जो रणकपुर के जैन मंदिर है, इनको स्तंभों का अजायब घर भी कहते हैं। ठीक है, ये बात हो गई रणकपुर के जैन मंदिर जो पाली में है। धरणकसा ने 1439 में इनका निर्माण करवाया था और यहाँ पर 1444 स्तंभ है या पिलर है, तो इनको स्तंभों को अजायब घर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट। अब बात करते हैं जो कुंभा के द्वारा किलों की, अब किलों का निर्माण करवाया गया। एक किले का पुनर्निर्माण करवाया था कुंभा ने और कुछ किलों का निर्माण करवाया था। देखिए, एक पुस्तक है कवि राजा श्यामल दास की वीर विनोद। ठीक है, कवि राजा श्यामल दास की एक पुस्तक है वीर विनोद। तो कवि राजा श्यामल दास जी ने वीर विनोद पुस्तक में कहा है या उल्लेख किया है कि मेवाड़ में 84 दुर्ग है छोटे मोटे, यानी ठीक है, मेवाड़ में छोटे मोटे 84 दुर्ग थे। उन 84 दुर्गों में से 32 किलो या 32 दुर्गों का निर्माण अकेले कुंभा ने करवाया था। ठीक है, ऐसी कौन सी किताब में उल्लेख करती है कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 किलो का निर्माण कुंभा ने करवाया था, कुंभा के द्वारा करवाया गया है? तो कवि राजा श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद ये उल्लेख अपने को बताती है या जानकारी अपने को देती है। तो ये ध्यान रखना। अपन कुछ किलो की बात करेंगे। एक बात करते हैं बसंतगढ़ किला। अब बात करें अपन किलो की। बसंतगढ़ किला है सिरोही में। ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। बसंतगढ़ किला सिरोही में है, कुंभा इसका निर्माण करवाता है। एक दुर्ग है मचान दुर्ग। मचान दुर्ग भी सिरोही में है। एक जन जाति थी, ठीक है, मेर जाति थी कोई। ये मेर जाति वहां पर कोई यानी विरोध कर रही थी। ठीक है,
या लड़ाइयाँ लड़ती थी, इसका जो प्रभाव था या इनके ऊपर कुल मिला के नियंत्रण करना चाह रहा था कुंभा। तो मेरों पर नियंत्रण करने के लिए सिरोही में मचान दुर्ग का निर्माण करवाया था कुंभा ने। ठीक है, एक भूमड़ दुर्ग का निर्माण करवाता है, भूमड़ दुर्ग उदयपुर में। अपन राजस्थान ज्योग्राफी में पढ़ते हैं भूमड़ का पठार और बोराट का पठार। तो भूमड़ उदयपुर में है। इस दुर्ग का निर्माण करवाया था भीलों पर नियंत्रण करने के लिए। ठीक है, भूमड़ दुर्ग का निर्माण करवाया था भीलों पर नियंत्रण करने के लिए। इसके बाद में बात करते हैं अचलगढ़ किले का। देखिए अचलगढ़ किले की अभी अपन बात कर रहे थे, एक किले का पुनर्निर्माण करवाया था। इसका कुंभा ने पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, तो पुनर्निर्माण करवाया था तो भाई इसका निर्माण तो परमार शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। सिरोही में है। ठीक है, अचलगढ़ सिरोही में है और सिरोही में परमार शासकों के द्वारा अचलगढ़ किले का निर्माण करवाया गया था। लेकिन इसका पुनर्निर्माण कुंभा के द्वारा भी करवाया गया था, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। कुंभा ने 1453 में इसका पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन 1453 में कुंभा ने अचलगढ़ किले का करवाया था। अचलगढ़ किला वैसे सिरोही में परमार शासकों के द्वारा बनवाया गया किला है। ये बात हो चुकी है किलों की। अब थोड़ी बात करते हैं कुंभ मेवाड़ में कुछ मंदिरों का भी निर्माण करवाता है। ठीक है, एक मंदिर का निर्माण करवाता है कुंभ स्वामी मंदिर। कुंभ स्वामी मंदिर का जो निर्माण कुंभ 3 जगह पर करवाता है। ठीक है, तो चित्तौड़ में तो करवाएगा, चित्तौड़ तो राजधानी है। ठीक है, कुंभलगढ़ और अचलगढ़ में भी निर्माण करवाता है। ठीक है, तो कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण कुंभ 3 जगह पर करवाता है। भगवान विष्णु का मंदिर था। ठीक है, भगवान विष्णु का मंदिर है ये जो कुंभ स्वामी मंदिर। कुंभ 3 जगह पर निर्माण करवाता है इस मंदिर का। चित्तौड़ में करवाता है, कुंभलगढ़ में करवाता है और अचलगढ़ में करवाता है। ठीक है, एक मंदिर का निर्माण श्रृंगार चौमरी का। ठीक है, कुंभ के शासनकाल में श्रृंगार चौमरी मंदिर का भी निर्माण होता है। शांतिनाथ जैन मंदिर कहा जाता है। ठीक है, कुंभ का एक मंत्री था, कोषाध्यक्ष कह सकते हैं अपन उसको। ठीक है, कुंभ का एक कोषाध्यक्ष था या मंत्री था, वेल का भंडारी। इसका कुछ जगह पर अपने को नाम मिलता था वेल का और कुछ जगह पर अपने को मिलता है वेलाग। ठीक है, ये कुंभ का कोषाध्यक्ष था वेल का भंडारी या वेलाग भंडारी, दोनों एक ही है। ये नाम कुछ जगह पर अलग अलग मिल जाता है। ये वेल का भंडारी श्रृंगार चौमरी मंदिर का निर्माण करवाता है। ये मुख्यतः शांतिनाथ जैन मंदिर था। शांतिनाथ जी व जैनों को तीर्थंकर हुए थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, शांतिनाथ जैन तीर्थंकर हुए थे। अब बात करते हैं कुंभ साहित्य की। ये बात हो चुकी है, स्थापत्य कला की बात हो चुकी है। कुंभ के किले पढ़ लिए, मंदिर पढ़ लिए, राजनीतिक उपलब्धियां पढ़ लिए। अब बात करते हैं साहित्य की। कुंभ एक अच्छा साहित्य, अच्छा संगीतज्ञ था। ठीक है, कुंभ एक अच्छा संगीतज्ञ था। कुंभ वीणा बजाया करता था। ठीक है, कुंभ वीणा बजाता था। कुंभ अच्छा संगीतज्ञ था। इसकी एक बेटी थी रमाबाई, वो भी अच्छी संगीतज्ञ थी। देखिए कुंभ के जो संगीत गुरु थे सारंग व्यास। यहां पर ही थोड़ी सी मैं एक बात और बता देता हूं। कुंभ के वैसे जो गुरु थे हीरानंद मुनि थे। ठीक है, ये थोड़ी मैं बाद में बताता, वैसे लास्ट में बता दूंगा। तो यहाँ पे जो संगीत गुरु के साथ में जो कुंभ के वैसे जो राजनीतिक गुरु कह सकते हैं अपन, ठीक है, तो उनकी बात कर लेते हैं। वो हीरानंद मुनि थे कुंभ के। जो अन्य जो गुरु थे हीरानंद मुनि थे और जो कुंभ के संगीत गुरु थे सारंग व्यास थे। कुंभ संगीतज्ञ था खुद और खुद वीणा बजाया करता था। कुंभ पुस्तकें भी लिखता है। ठीक है, पुस्तकें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। खूब पुस्तकें लिखी थी कुंभ ने, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट जो पुस्तकें उनकी मैं बात बता देता हूँ। सुधा प्रबंध और कामराज रतीसा।
ठीक है। अपन जो इम्पोर्टेंट जो एग्जाम की दृष्टि से पुस्तकें हैं उनकी बात कर रहे हैं। सुधा प्रबंध, कामराज रतिसा, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा और संगीत राज, ये 5 पुस्तकें हैं, इनकी बात किए हैं। ये इंपॉर्टेंट पुस्तकें, इनका थोड़ा ध्यान रख लेना। सुधा प्रबंध, कामराज रतिसा जो पुस्तक है इसके 7 भाग है, ठीक है। 7 भाग पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप नाम देख सकते हो कहीं पे जाके गूगल वगैरह से, लेकिन ये कुंभा की पुस्तक है। संगीत सुधा एक पुस्तक है, संगीत मीमांसा है और एक संगीत राज है। संगीत राज के 5 भाग है, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपन इनका नाम देखेंगे। संगीत राज जो कुंभा की पुस्तक है इसके 5 भाग है, सबसे अच्छी पुस्तक भी है संगीत राज। इसके जो नाम है, इसका एक भाग है पाठ्य रत्न कोश, ठीक है। पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, यानी देखिए आप लिख लेना पूरा नाम, गीत रत्न कोश, फिर नृत्य रत्न कोश, ठीक है। पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, ठीक है। और फिर लास्ट में रस रत्न कोश, ठीक है। पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और रस रत्न कोश, ये ध्यान रखना। ये 5 पुस्तकें हैं। ये जो 5 पुस्तकें हैं संगीत राज के 5 भाग, पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। अब बात करते हैं, कुंभा ने कुछ टीकाएं भी लिखी थी। टीका का मतलब होता है शॉर्ट, ठीक है। कुंभा ने टीकाएं भी लिखी थी। टीकाओं का मतलब होता है किसी जो अन्य लेखक की बड़ी पुस्तक पर को छोटी करना, या बड़ी पुस्तक सीधी से बोल सकते हैं किसी बड़ी पुस्तक के शॉर्ट नोट्स बनाना, ठीक है। तो कुंभा ने कुछ जो टीकाएं लिखी है जो इंपॉर्टेंट है उनके नाम मैं बता देता हूँ। जयदेव की एक गीत गोविंद है, जयदेव की एक पुस्तक है गीत गोविंद, उस पर एक रसिक प्रिया नामक टीका लिखी थी, ठीक है। रसिक प्रिया, जयदेव की गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका लिखी थी कुंभा ने। सारंगधर की यानी सारंगधर की संगीत रत्नाकर पर भी टीका लिखी थी, ठीक है। इसका कोई अलग से नाम नहीं दिया गया है। जयदेव के गीत गोविंद का नाम तो दिया गया है, जो टीका लिखी गई थी कुंभा के द्वारा रसिक प्रिया। लेकिन सारंगधर की जो संगीत रत्नाकर जो पुस्तक है उसके ऊपर भी टीका लिखी थी, ये थोड़ा ध्यान रखना, इसका कोई अलग से नाम नहीं दिया गया है। बाणभट्ट की एक चंडी शतक पर भी टीका लिखी थी महाराणा कुंभा ने, ठीक है। बाणभट्ट की चंडी शतक पर, बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी थे, दरबारी कवि थे, तो उस पर भी टीका लिखी थी कुंभा ने, ठीक है। सारंगधर की संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी थी। जयदेव की गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका लिखी थी। कुंभा 4 नाटक भी लिखता है। कुंभा अलग अलग भाषाओं का जानकार था। कुंभा नाटक लिखता है, अलग अलग भाषाओं में नाटक लिखता है, मेवाड़ी, मराठी और कन्नड़ भाषाओं में, ठीक है। भाई मेवाड़ का था तो मेवाड़ी भाषा खुद जानता था, मराठी और कन्नड़ भाषाओं का भी उनको ज्ञान था कुंभा को। अब बात करते हैं कुंभा के दरबारी विद्वान। देखिए कुंभा के जो दरबारी विद्वान थे, कुछ लोगों की अपन बात कर चुके हैं, हालांकि विस्तार से थोड़ी बात कर लेते हैं, उनकी जो पुस्तकें वगैरह हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखिए कुंभा के जो दरबारी विद्वानों की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं कान्ह व्यास की। कान्ह व्यास की एक पुस्तक है एक लिंग महात्म्य, ठीक है। एक लिंग महात्म्य को कान्ह व्यास लिख रहे थे। इसका पहला भाग लिखा जा रहा था, तो कुंभा को बताया गया भाई ये मैं पुस्तक लिख रहा हूँ। कुंभा पढ़ता है, कुंभा को मजा नहीं आता उस पुस्तक को या पहले भाग को पढ़ के, तो इस पुस्तक का जो एक लिंग महात्म्य है, इस पुस्तक का पहला भाग कुंभा के द्वारा तैयार किया था। भाई इसका जो पहला भाग है मैं तैयार करता हूँ, फिर आगे चाहिए तेरी इच्छा हो वो लिख देना, कान्ह व्यास से कहता है कुंभा। तो इस जो एक लिंग महात्म्य का जो प्रथम भाग है कुंभा के द्वारा लिखा गया है। ये कान्ह व्यास की पुस्तक है एक लिंग महात्म्य, बहुत अच्छी पुस्तक है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम की दृष्टि से भी, ठीक है। जो इसका पहला भाग कुंभा के द्वारा लिखा गया है उसको कहा जाता है राजवर्णन। पर राजा के द्वारा वर्णन किया गया है तो उसको कहा गया है राजवर्णन। एक जो इसके दरबारी भी हुए थे मेहाजी, ठीक है। मेहाजी की भी एक पुस्तक है तीर्थमाला। जो तीर्थमाला है ये 120 तीर्थों
की यात्रा की जानकारी देती है। 120 तीर्थों की जो यात्रा का वर्णन है इस पुस्तक में। मेहा जी ये तीर्थ यात्रा करके आए थे, बहुत इन तीर्थों पर यात्रा करते रहते थे। कुंभा इसको पूछता है, आज मेहा जी कहाँ पे जाके आए? तो तीर्थ जाके आया हूँ। तो कुंभा पूछता है, भाई कौन कौन से तीर्थों पे जाके आए मुझे बताइए। तो मेहा जी थोड़ा विस्तार से बताते। कुंभा पक जाता है, भाई इस इतना मैं सुन नहीं सकता, तो ऐसे अगर एक किताब लिख दे इन पे और फिर मैं पढ़ लूंगा। तो कुंभा 120 तीर्थों पर यात्रा करके आया था वह पूरे जीवन में, यानी किताब लिखता तब तक तो उन तीर्थों की जानकारी इस किताब में लिखता है। तो मेहा जी की जो पुस्तक थी तीर्थमाला, इनमें 120 तीर्थों की जो जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं मंडन की। ठीक है, मंडन की अपन बात कर चुके हैं। तो कुंभलगढ़ किले का वास्तुकार था मंडन। ठीक है, इसकी जो पुस्तकें हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखना। मंडन यानी कुंभलगढ़ किले का वास्तुकार था। वास्तुसा देवमूर्ति प्रकरण, इसकी जो पुस्तकें हैं ठीक है, वास्तुसा देवमूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, रूप मंडल, कोदंड मंडल। ठीक है, वास्तुसा देवमूर्ति प्रकरण, वन राजवल्लभ, रूप मंडल, कोदंड मंडल और प्रसाद मंडल। ठीक है, एक नाम वो लिख लेना, नीचे आपको शायद दिखाई नहीं देगा। प्रसाद मंडल, प्रसाद मंडल जो महलों के निर्माण की जानकारी मिलती है। कोदंड मंडल में धनुष निर्माण की जानकारी मिलती है। और जो रूप मंडल, जो रूप मंडल है इसमें, जो रूप मंडल है इसमें मूर्ति कला की जानकारी मिलती है। ठीक है, रूप मंडल में मूर्ति कला की जानकारी मिलती है। कोदंड मंडल में धनुष निर्माण की जानकारी मिलती है। और प्रसाद मंडल एक और पुस्तक है, उसमें जो महलों के निर्माण की जानकारी मिलती है। ये जो 5 पुस्तकें हैं, वास्तुशास्त्र, देवमूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, मूर्ति मंडल, रूप मंडल, कोदंड मंडल और प्रसाद मंडल। ठीक है, नाथा था एक दरबारी विद्वान, इसकी पुस्तक है वास्तु मंजरी। देखिए भाई थोड़ी सी क्लास लंबी हो रही है, लेकिन ये जो फैक्ट है थोड़े से इंपॉर्टेंट भी है और थोड़े जल्दी जल्दी कर लेंगे। वैसे ये जो पुस्तकें और जो दरबारी विद्वान बचे होने वाले हैं, तो नाथा भी एक इसका दरबारी विद्वान था और इसकी एक पुस्तक है वास्तु मंजरी। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बात कर आती है एक गोविंद। गोविंद देखिए जो मंडन का बेटा था, गोविंद मंडन का बेटा था। इसकी भी 2-4 पुस्तकें हैं, जैसे दवाड़ दीपिका, उद्धार धोरणी। ठीक है, दवाड़ दीपिका, उद्धार धोरणी, कलानिधि और सार समुच्चय। ठीक है, द्वार दीपिका, द्वार दीपिका में दरवाजों के निर्माण की जानकारी मिलती है। उद्धार धोरणी भी इसकी पुस्तक है। कलानिधि, कलानिधि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। सार समुच्चय में आयुर्वेद की जानकारी मिलती है। ठीक है, आयुर्वेद जो योगा की जानकारी मिलती है सार समुच्चय में। और कलानिधि में मंदिर पर जो शिखर होता है उसके निर्माण की जानकारी मिलती है। ठीक है, जो कलानिधि में मंदिर का जो शिखर होता है उसके निर्माण की जानकारी मिलती है। अब आती है एक बात जो रमाबाई की। रमाबाई कुंभा की बेटी थी। ठीक है, रमाबाई खुद संगीतज्ञ थी, अपने पिता की तरह संगीतज्ञ थी। रमाबाई का जो पति की मृत्यु हो चुकी थी, या रमाबाई विधवा हो गई थी, पति मर जाते हैं या मृत्यु हो जाती है, तो रमाबाई वापस अपने पीहर आ जाती है, मेवाड़ आ जाती है। तो रमाबाई को भाई अब क्या दिया जाए भाई, जो खुद खा सके, आराम से इसका जीवन यापन हो सके। तो भाई अपन बात की थी पिछली क्लास में कि जावर से चांदी की खाने मिलती है, तो अच्छा खासा परगना दिया गया था रमाबाई को, जावर। ठीक है, जावर परगना रमाबाई को दिया गया था। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। और रमाबाई की एक उपाधि भी थी, वागीश्वरी। ठीक है, अच्छी संगीतज्ञ थी, तो इसको एक उपाधि दी गई थी, वागीश्वरी।
देखिए इसके बाद में अपन बात कर लिए थे, पहले ही बात कर लिए थे हीरानंद मुनि और सारंग व्यास दोनों की। सारंग व्यास संगीत गुरु थे और हीरानंद मुनि वैसे इनके राजनीतिक गुरु थे कुंभ के। एक तिला भट्ट का भी नाम ध्यान रख लेना, इनके दरबारी विद्वान थे तिला भट्ट। ठीक, अब बात आती है कुंभा के जैन विद्वान भी थे, यह अपन बात किए यहाँ तक। लेकिन कुंभा जैन धर्म में भी विश्वास कर लेता था, जैनों के भी जो विद्वान रखता था, जैन धर्म के भी विद्वान रखता था। सोमदेव सूरी, सोम सुंदर सूरी, भुवन कीर्ति, ठीक है, और एक था जयशेखर। सोमदेव सूरी, सोम सुंदर सूरी, आप नाम लिखे होंगे, अभी यहाँ पे जगह नहीं, चलो मैं मिटा के लिखता हूँ उनको। सोमदेव सूरी, सोम सुंदर सूरी, भुवन कीर्ति और राजशेखर, ये जैन विद्वान थे कुंभा के। ठीक है, कुंभा के दरबार में जैन विद्वान थे राजशेखर और भुवन कीर्ति, सोमदेव सूरी और सोम सुंदर सूरी। देखिए ये राजशेखर नहीं है, जयशेखर है। ठीक है, जयशेखर है। कुंभा इनके जो एक कर भी समाप्त कर दिया था, यात्रा कर, जो जैनों का यात्रा करता, जो सिरोही साइड जो इनके जो मंदिर थे आबू देरवाड़ा में, ठीक है, तो वहां पर जो यात्रा के लिए जाते थे जो जैन लोग थे, तो इनसे जो कर लिया जाता था पहले, ठीक है, तो कुंभा उस कर को समाप्त कर देता है। ठीक है, तो इनके लिए उधार था, जैनों के लिए भी उधार था। अब बात आती है कुंभा की उपाधियों की। कुंभा की उपाधियों की अपन थोड़ी सी बात मौखिक करेंगे, भाई लिखने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो आप भी थोड़े, एक क्लास भी लंबी हो रही है, तो बात करते हैं कुंभा की उपाधियों की। कुंभा की उपाधि एक है हिंदू सुल्तान। हिंदू सुल्तान कुंभा को उपाधि दी गई थी क्योंकि हिंदू की रक्षा कर रहा था कुंभा उस समय और मुस्लिम सेना को हरा रहा था। ठीक है, हिंदू सुल्तान। एक उपाधि है अभिनव भट्टाचार्य। ये संगीत में रुचि होने के कारण अभिनव भट्टाचार्य की जो उपाधि दी गई थी कुंभा को। ठीक है, कुंभा की जब संगीत में अच्छी रुचि थी। एक जो उपाधि है राणा रासो। साहित्य में रुचि होने के कारण राणा रासो की उपाधि दी गई थी कुंभा को। ठीक है, एक इनकी उपाधि है हाल गुरु। हाल का मतलब पहाड़ी, यहाँ पे ठीक है, पहाड़ी रखा गया यहाँ पे। हाल गुरु का मतलब है पहाड़ी किलों का विजेता होने के कारण इसको हाल गुरु की उपाधि दी गई थी कुंभा को। एक गुरु यानी उपाधि है चाप गुरु। चाप के समान होता है धनुष। ठीक है, तो धनुष चलाने में अच्छा खासा निपुण था कुंभा। ठीक है, तो धनुर्धर, अच्छा धनुर्धर होने के कारण चाप गुरु की उपाधि दी गई थी। और दो उपाधि थी परम भागवत, आदि वराह। ठीक है, ये भगवान विष्णु के भक्त होने के कारण कुंभा की उपाधियां थी दोनों, परम भागवत और आदि वराह। ठीक है, परम भागवत और आदि वराह दोनों उपाधियां दी गई थी कुंभा को। तो भगवान विष्णु का जो बड़ा भक्त था कुंभा, अच्छा खासा भक्त था, इस वजह से ये दोनों उपाधियां धारण की थी कुंभा ने, परम भागवत और आदि वराह। ठीक है, ये उपाधियां हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, राणा रासो, हाल गुरु, चाप गुरु, परम भागवत और आदि वराह। परम भागवत देखिए गुप्त राजाओं की उपाधि थी। ठीक है, गुप्त राजा, जो गुप्त वंश के जो राजा परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। और आदि वराह है गुर्जर प्रतिहारों की उपाधि थी। ठीक है, परम भागवत गुप्त राजाओं की उपाधि थी और परम भागवत यानी परम भागवत गुप्त राजाओं की उपाधि थी और आदि वराह है गुर्जर प्रतिहारों की उपाधि थी। तो ये दोनों उपाधियां कुंभा भी धारण किया था या कुंभा को भी दी गई थी। अब बात करते हैं अंतिम समय की कुंभा की। कुंभा काफी समय तक शासन किया था। ठीक है, 1433 से 68 तक इसका शासनकाल रहा था। इसका एक बेटा था उदा। ठीक है, उदा को लग रहा था यार अपने पिताजी मर रहे नहीं है और ये पिताजी मर जाए या इनकी मृत्यु हो जाए तो अपन राजा बन जाए मेवाड़ के। और दोस्त भी कह रहे थे यार तेरा पिता तो अभी तो नहीं मरेगा और तू पता नहीं कब बुढ़ापे में राजा बनेगा। इस प्रकार से दोस्त भी इसको, हालांकि भाई दोस्त वाली तो कोई भी बातें नॉर्मल मजाक वाली है, लेकिन कुंभा यानी उदा को लग रहा था भाई मैं जल्दी ही मेवाड़ का राजा बनूंगा। कुंभा मरने वाला था नहीं,
कुंभा एक दिन यहाँ पर चित्तौड़ में भाई जो एक शिव जी की मूर्ति की पूजा कर रहा होता है। कुंभा भी खूब अच्छा खासा ढील का था, लंबा था। एक मूर्ति है शिव जी की मूर्ति, वो भी खूब बड़ी थी। तो ऐसा कहा जाता है कि कुंभा उस मूर्ति के पास में बैठ के पूजा करता था, तब जो कुंभा का ऊपर वाला हिस्सा मूर्ति के ऊपर वाले हिस्से के बराबर हो जाता था। ठीक है, तो मूर्ति इतनी बड़ी थी, तो कुंभा भी इतना ही ऐसा ढील डोल का बंदा था। कुंभा एक दिन हर किसी से, नॉर्मल तो मारे जाए नहीं, कुंभा हर किसी को हरा रहा था। उधर नागौर वालों को हरा रहा था, गुजरात वालों को हरा रहा था, मालवा वालों को हरा रहा था। ठीक है, तो हर किसी से मारा नहीं जाए कुंभा। एक दिन कुंभा शिव जी की पूजा कर रहा था, बैठ के पूजा अर्चना कर रहा था शिव जी के। पीछे से उदा आता है और पीछे से उदा के कुंभा को मार देता है। ठीक है, तो कुंभा की हत्या उसके बेटे उदा ने की थी। उदा को मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। ठीक है, उदा ने कुंभा की हत्या की थी। उदा कुंभा का बेटा था। उदा को मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। ये भाई कंप्लीट हो चुका है कुंभा। कुंभा को आज एक क्लास में कंप्लीट कर लिए हैं। वैसे क्लास थोड़ी ज्यादा ही लंबी हो चुकी है मुझे लगता है जहाँ तक। ठीक है, लेकिन एक क्लास में कंप्लीट जानकारी आ गई कुंभा की। कुंभा एक बड़ा शासक हुआ था, बड़े फैक्ट यानी ज्यादा फैक्ट कुंभा के। राजनीतिक उपलब्धियां भी काफी थी कुंभा की, और साहित्य की यानी सांस्कृतिक उपलब्धियां भी काफी थी कुंभा की। कुंभा एक प्रकार से ऑलराउंडर कह सकते हैं। ठीक है, खुद अच्छा संगीतज्ञ था, वीणा वीणा बजाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से ज्यादा ही फैक्ट थे। क्लास थोड़ी लंबी हो गई, लास्ट में थोड़ी सी जल्दी भी हुई थी बात, लेकिन हाँ फैक्ट कंप्लीट थे। जो भी स्टोरी या जो भी बात थी वो कंप्लीट सुनाया हूँ, जो भी बात थी जो पूरी बताया हूँ। हाँ थोड़ी सी स्पीड में मुझे लग रहा है, लेकिन कोई फैक्ट वगैरह में कमी नहीं थी। ठीक है, तो ये बात है महाकुंभा की। अब नेक्स्ट जो और पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे मेवाड़ के जो शासक है, मेवाड़ के राजाओं के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।